और अब राष्ट्र की बात में बात होगी कांग्रेस और प्रशांत किशोर की। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। और न सिर्फ कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हैं, बल्कि सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में खुद के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी मांग रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक प्रशांत किशोर कांग्रेस में खुद के लिए एक नेशनल रोल चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी भूमिका चाहते हैं। इसके साथ ही वो पार्टी में निर्णय लेने वाली टीम का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक स्पेशल एडवाइजरी कमेटी बनाने की सलाह दी है, या फिर ये कह सकते हैं कि मांग की है। पीके के प्रस्ताव के मुताबिक यह कमेटी बहुत छोटी होगी, ज्यादा सदस्य इसमें नहीं होंगे, लेकिन बहुत पावरफुल होगी। प्रशांत किशोर के मुताबिक इस कमेटी में ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए। यह कमेटी पार्टी और देश की राजनीति से जुड़े बड़े फैसले लेगी। गठबंधन हो या फिर चुनावी कैंपेन की रणनीति हो, सारी राजनीतिक गतिविधियों पर फैसले का अधिकार इस छोटी सी कमेटी के पास होगा। यह प्रस्ताव है प्रशांत किशोर का। इस स्पेशल कमेटी के प्रस्तावों पर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी आखिरी फैसला ले, यह चाहते हैं प्रशांत किशोर। अब पीके को लेकर कांग्रेस में इसलिए भी कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि सूत्रों के मुताबिक हाल में 22 जुलाई को राहुल गांधी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, और सूत्रों की माने तो इस बैठक में राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से प्रशांत किशोर को लेकर राय मांगी थी। साथ ही प्रशांत किशोर के सुझावों पर, उनके प्रस्तावों पर चर्चा भी हुई थी। इस बैठक में राहुल गांधी के अलावा ए.के. एंटनी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, के.सी. वेणुगोपाल, कमलनाथ, अंबिका सोनी, काफी बड़े नेता शामिल थे। माना जा रहा है पीके को लेकर राहुल गांधी जल्द ही कोई आखिरी फैसला ले सकते हैं। दरअसल पार्टी के अंदर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में कांग्रेस में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव हो सकते हैं। आपको पता ही है कांग्रेस के पास फुल टाइम प्रेसिडेंट अभी नहीं है, अध्यक्ष नहीं है। उसको लेकर भी कोई फैसला हो सकता है। कुछ नई नियुक्तियां संभव हैं। इसके साथ ही पार्टी में कुछ नई समितियां बनाए जाने की भी खबर आ रही है। आप जानते हैं प्रशांत किशोर अभी हाल में 13 जुलाई को दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले थे। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। इसके बाद से ही ये सारे के सारी अटकलें शुरू हो गई हैं कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस में आने वाले हैं। और एक के बाद एक सूत्रों से जो खबर अखबारों में छप रही है, उसके मुताबिक अब बहुत जल्द ही यह फैसला होने वाला है, क्या पीके कांग्रेस में आएंगे। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, क्या कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं पीके, जैसा एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपी है, और प्रशांत किशोर लगाएंगे राहुल की नैया पार। इसी पर आज राष्ट्र की बात में बहस करेंगे। जल्दी से परिचय करा दूं, मेरे साथ आज कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आचार्य जी को लाइए स्क्रीन पर। बीजेपी की तरफ से राजीव जेटली आ रहे हैं। मेरे साथ राजीव जेटली को भी आप देख पा रहे हैं। और 3 पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। यहां स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री जी आ गए हैं। विनोद जी ने प्रशांत किशोर पर काफी काम किया है, काफी लिखा है। अब मैं काम किया तो ऐसे कह रहा हूं जैसे कोई बहुत बड़ा मुद्दा है, वाकई बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है ये आजकल। रामकृपाल जी आ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बड़े दिनों बाद आए हैं रामकृपाल जी, नमस्कार, कैसे हैं। और आशुतोष आ गए हैं। आशुतोष से आप राष्ट्र की बात में अक्सर मिलते रहते हैं, अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। आशुतोष, आप सभी का स्वागत। कल दरअसल कांग्रेस के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला राष्ट्र की बात में आए थे। उनसे भी मैंने यह सवाल किया था कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस में आने वाले हैं। रणदीप सुरजेवाला ने न हा कहा न ना कहा, अपने पत्ते नहीं खोले। उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए। बड़ी चर्चा चल रही थी रणदीप जी, मुझे पूछना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर ने फॉर्मूला दिया है और यहां तक कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल भी हो सकते हैं। कुछ कमेंट करेंगे उस पर आप? थोड़ी सी क्लियर दी एयर कुछ हो जाए। देखिए, हर प्रकार की चर्चा चलनी चाहिए। वो टेलीविजन की टीआरपी के लिए भी सुखद है और कभी कभी राजनीतिक दलों की चर्चा के लिए। तो मैं
आपसे असहमत नहीं हूं चर्चा को लेकर, पर जब कभी निर्णय होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके चैनल पर आप जैसे सुलझे हुए एंकर को मैं सबसे पहले ये बताऊं। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम, रणदीप सुरजेवाला ने मुझे वादा किया है और नेशनल टीवी पर वादा किया है कि जब भी कुछ फाइनलाइज होगा सबसे पहले मुझे बताएंगे वो। अब आप ये मत कहिएगा आचार्य जी सब अटकलें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ टीआरपी के लिए ये सब कर रहे हैं। कहीं कुछ तो चल रहा है आचार्य जी, आप ही बता दीजिए, आपको तो सब पता रहता है, आप तो गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं आचार्य जी। देखिए चल क्या रहा ये तो रणदीप सुरजेवाला जी बता सकते हैं, या राहुल जी का ऑफिस बता सकता है, या कांग्रेस प्रेसिडेंट का ऑफिस बता सकता है। मैं तो इतना कह सकता हूं कि अगर प्रशांत किशोर आएंगे तो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ज्यादातर जहां जहां गए हैं, ज्यादातर जिन जिन पार्टीज का काम संभाला है, जिन जिन नेताओं का समर्थन किया है उन्होंने, उनके लिए वो शुभ सिद्ध हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी अगर वो आते हैं और कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, विधिवत रूप से एक नई पारी शुरू करते हैं कि कांग्रेस के नेता के रूप में प्रशांत किशोर और रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर, ये दोनों अलग अलग विषय हैं मानक जी। दूसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ये जिम्मेदारी चाहते हैं, वो ये लेना चाहते हैं या कहना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी में जिम्मेदारी चाहने से नहीं मिलती है, मिलती नहीं है, दी जाती है। कांग्रेस नेतृत्व, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये एक बड़ी पार्टी है, और मैं समझता हूं अभी तक प्रशांत किशोर जी ने टीएमसी के साथ काम किया है, जनता दल यू के साथ काम किया है। शुरुआत में पता चलता है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का जो 2014 का कैंपेन था वो भी संभाला था, लेकिन विधिवत रूप में पार्टी में रह के वो पहली बार काम करेंगे, ऐसा चर्चा है, ऐसी चर्चा है। हालांकि जनता दल यू में वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं नीतीश जी के साथ, मगर प्रशांत किशोर अगर आते हैं और पार्टी ज्वाइन करते हैं तो ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। पहली अग्नि परीक्षा होगी उनकी उत्तर प्रदेश का चुनाव, दूसरी अग्नि परीक्षा होगी उनकी कि जो नरेंद्र मोदी जी के सामने एक फ्रंट बन रहा है पूरा, और उसमें कांग्रेस की लीडरशिप को आगे करना। तीसरी अग्नि परीक्षा होगी कि मोदी के खिलाफ राहुल गांधी जी को या कांग्रेस के किसी नेता को प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट करना और तमाम क्षेत्रीय दलों से उस पर सहमति व्यक्त कराना। ये बड़ी अग्नि परीक्षाएं हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अभी सारे सवाल भविष्य के गर्भ में है, तो मुझे तो अच्छा लगेगा अगर वो आएंगे। नहीं आचार्य जी, लेकिन मुद्दा यहां पर सिर्फ इतना नहीं है। आपने तो बता दिया कि उनके सामने चुनौतियां क्या क्या होंगी प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस में आते हैं तो, लेकिन आचार्य जी ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई? क्या रणनीति के तौर पर, स्ट्रैटेजी के तौर पर कांग्रेस पार्टी इतना पिछड़ गई है कि उसे एक पोल एनालिस्ट को, चुनावी रणनीतिकार को अपनी पार्टी में शामिल कराना पड़ रहा है, और उनकी मांग अगर माननी पड़े उन्हें एक नेशनल रोल देना पड़े? इससे पता लगता है रणनीतिकार नहीं है क्या कांग्रेस में? जो प्रशांत किशोर बता पाएंगे वो आपके बड़े बड़े दिग्गज नेता नहीं समझ पा रहे क्या? देखिए ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग भूमिका राजनीति में होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे तो प्रमोद महाजन जी, रंजन भट्टाचार्य जी, ये भी रणनीतिकार माने जाते थे। फिर नरेंद्र मोदी जी के साथ भी कई रणनीतिकार हैं, कई चाणक्य माने जाते हैं। कोई राजनीति में आ जाते हैं, कोई नहीं आते हैं। नीतीश कुमार जी के पास भी ना तो विचारधारा की कमी थी और ना रणनीति की कमी थी, तो उनके साथ भी प्रशांत किशोर जी रहे हैं। ममता बनर्जी का तो पूरा आपके सामने ही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी उनको अपॉइंट किया है। तो कांग्रेस के अंदर किसी नेता या नेतृत्व का अभाव था या रणनीतिकारों का अभाव था, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में बहुत बहुत वरिष्ठ नेता हैं जो 10-10 साल, 15-15 साल, 5-5 साल, 2-2 बार, 3-3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, सेंट्रल में मिनिस्टर रह चुके हैं। सारे लोग वरिष्ठ हैं, लेकिन फिर भी रणनीतिकार की और एक अच्छे विश्लेषक की और एक अच्छी चुनावी रणनीति को बनाने वाले की तो राजनीति में हमेशा जरूरत रहती है। तो प्रशांत किशोर जी अगर आएंगे तो मैं समझता हूं नेता के रूप में एक नई पारी खेलेंगे। दूसरी बात, वो रणनीतिकार हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। ओके, राजीव जेटली, आपको चिंता होती है ये बात सुनकर कि वो प्रशांत किशोर जो जहां भी जाते हैं, जिसके भी सलाहकार बनते हैं, उसे आमतौर पर जितवा देते हैं चुनाव? अगर वो कांग्रेस में चले गए तो कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है? राजीव जेटली।
आचार्य जी की दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने, कल सुरजेवाला जी को इतनी तकलीफ में डाल दिया। इनको आज ये पूछेंगे तो ये बोलेंगे मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ये सब रणनीतिकार हैं, आचार्य जी बड़े रणनीतिकार हैं, सुरजेवाला जी बड़े रणनीतिकार हैं। केवल अभाव एक है कि राहुल गांधी जी जब राष्ट्रीय लेवल पे होते हैं तो सपना नीचे तक देखा जाता है। हर व्यक्ति सोचता है कांग्रेस में, और सोचता होगा, आचार्य जी भी बता देंगे इस बात को, कि यार राहुल गांधी जी अगर ये काम मुझे दे दो तो शायद मैं पार्टी चला लूँ। हर कोई व्यक्ति सोचता होगा, या आचार्य जी भी मन में सोचते होंगे, सुरजेवाला जी ने भी सोचा होगा, यार भाई मैं भी तो ये एडवाइस कर ही रहा था, मैं भी तो उनको अच्छी राय दे रहा था, अब आप ही में कमी है तो हमारा क्या कसूर है। तो अब एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अगर ऐसा किया जा रहा है जैसे आपने बताया कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी जिसको कोई रोक ना सके, जिसके पास सारे अधिकार होने चाहिए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हो गए फिर वो, उसके अलावा रह क्या गया। जब एडवाइस भी वही करेंगे, निर्णय भी वही लेंगे और इम्प्लीमेंट भी होने हैं। तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि हर व्यक्ति अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का सपना ले रहा है। उन्हें मालूम है कि राहुल गांधी जी उतने काबिल नहीं हैं, वो खोटा सिक्का निकले हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा इन शब्दों के लिए, लेकिन मैं उनकी सोच के बारे में बता रहा हूँ कि ऐसी सोच रखते होंगे कि हमें भी मौका क्यों नहीं मिल जाता। चुनाव जीतने के लिए तो पोल स्ट्रैटेजिस्ट की मदद हर कोई लेता है, बड़ी बड़ी एजेंसियां हायर करके करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं चुनाव में। आपने भी 2014 में लिया था, अब की बार मोदी सरकार, बताइए किसका नारा था, याद करिए। तो प्रशांत किशोर अगर एक पोल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर किसी पार्टी में ही शामिल हो जाएं, क्या दिक्कत है? आपके सहयोगी जेडीयू में भी तो शामिल हुए थे, तब आपने कुछ नहीं कहा उन पर। नहीं, ले सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी से कोई आईटी सर्विस ले रहे हैं, कोई प्रचार की काम आपने किसी को आउटसोर्स किया है, तो आप दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते उन्हें। ऐसी कंपनियां हैं बहुत सारी, ये काम करती हैं। लेकिन देखिए, जब कोई कंपनी, मैं आपके घर में पेंट करने के लिए आया, मैंने आपके दरवाजों में पेंट किया, मुझे लगा यार इस घर के अंदर तो इस घर को कोई संभाल ही नहीं सकता, तो क्यों ना मैं इसी घर को ही ले लूँ, मैं इस घर पे कब्जा कर लूँ मैं आकर के। तो वो पेंट करने आए थे दीवार पे या दरवाजे पे, उन्होंने देखा यहाँ तो बड़े बुरे हालात चल रहे हैं, इनको तो एक अच्छे नेता की ज़रूरत है और नेता इनके पास है नहीं, तो क्यों ना मैं अपने आप को प्रपोज कर दूं। उसके लिए प्रपोजल के साथ भी एक ऐसा रूपरेखा तैयार करके दूं कि सारे अधिकार मेरे पास रहने चाहिए। तो ये राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस राजनीतिक पार्टी बार बार एक्सपेरिमेंट कर रही है राहुल गांधी जी को जिंदा करने के। उत्तर प्रदेश में किया था, यही प्रशांत किशोर थे। अखिलेश यादव जी के साथ, इनके साथ कहाँ कहाँ चारपाइयाँ उठवा दी, ये सारे काम करवा दिए इनसे, फिर भी देखिए वहीं के वहीं रह गए। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जिस राजनीतिक पार्टी ने सर्वाइवल करना होता है, जिसके पास मजबूत नेतृत्व और अच्छा विजन होता है, वो राजनीतिक पार्टी आगे बढ़ती है। लेकिन आप बिना पहिए के, जो बैलगाड़ी होती है, जो उसका गाड़ी होती है, उसको कैसे धकेलेंगे। तो अब उनका एक ही मुझे लगता है उद्देश्य है, वो ये है कि अब देखिए राहुल गांधी जी, आप साइड बैठिए, आपने अध्यक्ष बनना है बनिए, आप साइड बैठिए, हमें काम करने दीजिए। तो मैं थोड़ा सा आग्रह करूंगा कि आचार्य जी को भी मौका मिलना चाहिए, सुरजेवाला साहब को मौका मिलना चाहिए, और भी राजनीतिक पार्टी में इनके बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, यंग लीडर हैं, उनको भी क्यों नहीं आगे लेके आते। एक सेकंड ये केवल राजीव जेटली, आप बार बार उनकी दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं कांग्रेस की। पर विनोद अग्निहोत्री, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद जा रहा हूं आशुतोष और रामकृपाल जी के पास। अभी सुकेश भी आ रहे हैं, मेरे सहयोगी हैं। सुकेश भी प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स ही कहेंगे उसको, काफी पैनी नजर रखते आए हैं। पर यह बात तो सही है ना कि अभी तक कांग्रेस के सारे बड़े बड़े रणनीतिकार पिछले 5-7 साल में फेल होते आए हैं, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है अभी। इसीलिए अगर गांधी परिवार में और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में यह सोच है कि एक ऐसे आदमी को ले आया जाए जो शायद एक नई दिशा दिखा दे पार्टी को, तो अब तो आपको यह संभव होता हुआ दिख रहा है ना विनोद जी। क्योंकि अब तो मैं कह रहा हूं कि सुरजेवाला जी ने भी कह दिया, सबसे पहले मुझे बताएंगे, वादा किया है उन्होंने, अखबारों में भी छप रहा है, कोई डिनाई नहीं कर रहा है, ना प्रशांत किशोर डिनाई कर रहे हैं, ना कांग्रेस डिनाई कर रही है। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं पिछले 15-20 दिन से चल रही हैं, और 1 महीना मान लीजिए। लेकिन आधिकारिक रूप से ना तो इसकी पुष्टि और ना खंडन, ना प्रशांत किशोर की तरफ से आया, ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया। हाँ, प्रशांत किशोर से मैंने बात की थी, मैंने लिखा था, तब उन्होंने कहा था कि फिलहाल मैं 2022 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मैं कोई भूमिका नहीं निभाऊंगा, और मुझे राजनीति में कब आना है कब नहीं आना इसका फैसला मैं खुद करूंगा, और जब करूंगा मैं सार्वजनिक रूप से करूंगा, ये उन्होंने कहा था। ये मेरी 1 हफ्ते पहले बात हुई थी और मैंने उसको लिखा भी था अपने कॉलम में। लेकिन ये बात सही है कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार, मुझे तो इस बात पे आश्चर्य है, या मेरा प्रश्न है कि क्या कांग्रेस में कोई रणनीतिकार बचा है इस समय? कम से कम 2014 के बाद से तो कोई रणनीति आपको दिखाई नहीं पड़ रही कांग्रेस में लगातार। ठीक है, कांग्रेस 2014 के बाद चुनाव भी जीती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीती है, और कई जगह उसने अच्छा प्रदर्शन किया है कमोबेश, लेकिन वो किस रणनीति के तहत किया है कोई नहीं कह सकते। अगर प्रशांत किशोर, जैसा कि आचार्य जी भी कह रहे थे, भाई प्रशांत किशोर एक पोल स्ट्रेटेजिस्ट
और एक पॉलिटिकल पर्सन। देखिए, ये गलतफहमी तो प्रशांत किशोर को भी नहीं होगी, कोई मास लीडर है वो। हाँ, सही बात है। और होनी भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता प्रशांत किशोर को कोई गलतफहमी ऐसी होगी। वो पोल स्ट्रेटजिस्ट हैं, सफल पोल स्ट्रेटजिस्ट हैं, आज की तारीख में ब्रांड है, सबको मालूम है, और एक उत्तर प्रदेश का अपवाद छोड़ करके हर जगह सफल हुए तो हैं। पार्टी में शामिल होना क्यों चाहते हैं वो? शामिल होना ताकि इसलिए पावर रहे, नहीं, शामिल होना इसलिए चाहते हैं, कंट्रोल रहे। मुझे तो लगता है, और जो उनसे थोड़ी बहुत मेरी बातचीत होती रही है उसके तहत जो मुझे इस बात का आभास हुआ है कि वो अब ये चाहते हैं कि चूंकि मैंने राजनीतिक दलों के लिए एक स्ट्रेटजिस्ट के रूप में, एक एक्सपर्ट के रूप में बहुत काम कर लिया, अब मुझे खुद राजनीति में सीधे उतरना चाहिए, और जो मेरा अनुभव है एक एक्सपर्ट के रूप में, उसको मुझे खुद राजनीतिक रूप में आना चाहिए। तो ये ठीक है, किसी व्यक्ति की इच्छा हो सकती है। फर्क क्या है भाई, एज अ कंसल्टेंट, फर्क एज अ है। पोल स्ट्रेटेजिस्ट काम करना और पार्टी में शामिल होकर एक पद लेकर काम करना, दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि अगर आपको कोई हायर करता है पोल स्ट्रेटेजिस्ट की तरह, जाहिर है आपकी बात, पैसा दे रहा है आपको, करोड़ों रुपया दे रहा है, आपकी बात मानेगा। लेकिन क्या पार्टी में शामिल होकर, जेडीयू में वाइस प्रेसिडेंट बने थे ना वो, हाँ बने थे, तो ये पद लेकर, और यहां भी खबर ये आ रही है जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि वो एक नेशनल रोल, बड़ा रोल चाह रहे हैं अपने लिए, तो शामिल होकर क्या नेता उनकी बात ज्यादा मान लेगा, इसलिए वो शामिल होना चाह रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर कंसल्टेंट की बात लोग सुन तो लेते हैं, बड़े बड़े नेता। नहीं, दो चीजें, एक तो पहली बात है बिलोंगिंगनेस की। जब आप एज ए कंसल्टेंट किसी को सलाह देते हैं तो आपने सलाह दी, जैसे उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर ने बहुत सारी सलाहें दी, नहीं मानी गई, कई चीजें मुझे मालूम है। और मैंने प्रशांत किशोर से उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने काम लिया था तो मैंने कहा था ये कांग्रेस पार्टी है, अभिमन्यु की तरह तुम्हारा ये वध करेंगे, इसके दिग्गज नेता। तो उन्होंने कहा नहीं विनोद जी, मेरी सीधे तीनों लोगों से बात हो चुकी है, सोनिया जी और सीधा मुझे इसमें उनकी तरफ से कमांड मिलेगा, मैं बिल्कुल, और हुआ वही। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सार्वजनिक रूप से हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन बहुत जगह उनको झेलना पड़ा पार्टी के अंदर। और कांग्रेस पार्टी तो बहुत इस मामले में वहां तो कुछ सुझाव उन्होंने दिए थे, मतलब जब राहुल गांधी को फेल करने में कांग्रेस के नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो प्रशांत किशोर क्या चीज थे? आप सोचिए, राहुल गांधी को उस पर कभी बहस कर लीजिएगा, राहुल गांधी कैसे फेल किए गए पार्टी के अंदर। बाद में जेटली जी की पार्टी की कृपा हुई राहुल गांधी के ऊपर। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी तो बहुत बड़ा इस मामले में समुद्र है। आचार्य जी बैठे हुए हैं, हो सकता है मेरी बात उनको अच्छी न लग रही हो, लेकिन ये सच्चाई है। आचार्य जी इस मामले में बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहते हैं वो डरते नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर को शामिल करके और उनके एक्सपर्टीज का लाभ उठाना चाहती है एक पार्टी के नेता के रूप में, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। भाई तमाम प्रोफेशनल्स को लोग पार्टी ज्वाइन कराते हैं। अभी मोदी जी ने वैष्णव जी को और इनको तमाम प्रोफेशनल सरकार ज्वाइन कराया, नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को लिया था, वीपी सिंह ने मंत्री बनाया था। तो अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रशांत किशोर को एक पोल स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनको बाकायदा पार्टी में शामिल कराते हैं और उनके अनुभव उसका लाभ उठाते हैं, तो इसमें गलत क्या है? और वो अगर पार्टी के सदस्य के रूप में काम करेंगे तो एक तो बिलोंगिंगनेस होगी उनकी, जिम्मेदारी उनकी होगी, और दूसरी बात यह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं पर भी उनका एक असर होगा कि भाई हाँ ये जो भी उनके एक पद पर हैं। पर जैसे अहमद पटेल थे, वो पॉलिटिकल एडवाइजर टू सोनिया गांधी थे। अहमद पटेल कोई मास लीडर नहीं थे, लेकिन पार्टी के रैंक एंड फाइल से आए थे, लीडर थे, और सोनिया ताकतवर थे और स्ट्रेटजिस्ट रणनीतिकार थे, तो उनकी चलती थी। अहमद पटेल के जाने के बाद तो कोई ऐसा है ही नहीं जो उस जगह को भर सके, तो शायद प्रशांत किशोर उस जगह को भर सके। ओके, आशुतोष तो इस पर पहले अपनी राय खुलकर रख चुके हैं। आशुतोष प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी पर सवाल उठाते थे, लेकिन पहले रामकृपाल जी आपका एक टेक चाहता हूं मैं इस पर। रामकृपाल जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी क्यों लाना चाहती होगी प्रशांत किशोर को अपने साथ? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी से ही पूछिए, मैं क्या बता सकता हूं कांग्रेस क्यों लाना चाहती है। मैं एक बात कह रहा हूं, आप किसी को भी ले आइए, रणनीति तब बनती है, उसके पहले होती है कि आपकी नीति क्या है, गोल क्या है। नीति तक पहुंचने के लिए रणनीति बनती है। कांग्रेस को आज जो जरूरत है, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं, इस देश में एक राष्ट्रीय पार्टी का उभरना बहुत जरूरी है, और वो चाहे प्रशांत किशोर हो या कोई और किशोर हो। अगर कांग्रेस पार्टी को ये कोई बताए कि आपकी नीतियां क्या होनी चाहिए और नीतियों आपकी कहाँ गड़बड़िया रही है, ये आपको जाना हो, तो अभी देखिए हाल फिलहाल में जब तक आप बात करेंगे समझ नहीं पाएंगे। आप मुझे एक बताइए, मैं 1990-91 की बात कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक अखबार का संपादक था। आप मुझे कोई बताते हैं आजाद हिंदुस्तान में कोई ऐसी घटना है? मुलायम सिंह यादव को समर्थन वापसी ले ली थी बीजेपी ने, और मुलायम सरकार जो है वो माइनॉरिटी में आ गई थी, अल्पमत में आ गई थी। और वो दौर था जब एनडी तिवारी जी विधानसभा के बाहर लगातार, वो अपोजिशन के नेता थे,
और लगातार वो संघर्ष कर रहे थे। शीला दीक्षित उसी संघर्ष में लखीमपुर खीरी जेल में बंद कर दी गई थी, तमाम कांग्रेस के नेता बंद। और अचानक एक दिन सीताराम केसरी लखनऊ आते हैं और संपादकों से बात करते हैं अलग अलग, उसमें मैं भी था। स्टेट गेस्ट हाउस में सीताराम केसरी जी से मेरी 45 मिनट बात हुई। सीताराम जी केसरी ने कहा कि राजू जी चाहते हैं कि आप बताएं कि क्या हमें मुलायम का समर्थन करना चाहिए। अब मेरी बात छोड़ दी, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैंने जो कहा वो भूल जाइए। लेकिन सीताराम केसरी जी वापस जा करके गए, मैंने यही कहा था कि आप अगर समर्थन करेंगे, तिवारी जी संघर्ष कर रहे हैं, आपकी पार्टी बाहर संघर्ष कर रही है, तो आप बाहर संघर्ष करेंगे और अंदर समर्थन करेंगे। आप लीडर अपोजिशन है। नहीं मानी और अंत में राजीव गांधी जी का फैसला हुआ कि मुलायम को समर्थन देना है। और 1990 से लेकर आज 30 साल हो गया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता से बाहर, संगठन से बाहर खत्म हो गई। तो ये मुझे आज बहुत अच्छा लगेगा अगर कांग्रेस 2014 के लिए या 2022 के लिए कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल के रूप में उभरती है, जिसकी जरूरत है। भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है कि कांग्रेस का उभरना, वो चाहे प्रशांत किशोर को लाए चाहे जिसको लाए। लेकिन इंदिरा परिवार क्या डिसीजन लेता है, देखिए अध्यक्ष कोई हो, आप कोई जिम्मेदारी कहें या पद कहें, कुछ भी दे दीजिए, होगा वही। गांधी परिवार अंतिम फैसला करेगा। उसकी नीति क्या है, उसका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, उसके हिसाब से रणनीति बनती है। ठीक है, रणनीति जब तक नीति नहीं है तब तक रणनीति क्या बनाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस एक लाइन और कहूंगा, देखिए जब तक दिशा नहीं आपकी तय होती, आप किधर भी चलेंगे, आप 200 किलोमीटर की स्पीड से चलिए, आप दिशाहीन हैं। ये बात नहीं है कि स्टीमर को कौन तेज चला लेगा, आपको जाना कहां है, क्या है। आप आज की तारीख में, इंदिरा गांधी हमेशा एक बात कहती थी, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, हमें जब भी मौका मिलेगा हम सरकारों को गिराएंगे, अपने विरोधियों को, क्योंकि मैं यहाँ सत्ता के लिए हूं और सत्ता मेरा गोल है। सवाल क्या कांग्रेस एक आज कह सकती है कि वो राष्ट्रीय विकल्प की अगुवाई करने को तैयार नहीं, आज तो राहुल गांधी खुलकर कहते हैं कि हम और कांग्रेस के सारे प्रवक्ता की हम सत्ता के लिए राजनीति में नहीं है, हम तो लोगों की सेवा के लिए हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए हैं। खैर चलिए, तो रणनीति करते रहिए जिधर भी चलेंगे। अच्छा आशुतोष, पहले उसके बाद सुकेश भी आ गए। आशुतोष, अब देखिए रामकृपाल जी ने बिल्कुल वही बात कह दी जो लगातार मैं पूछता हूं कि सिर्फ प्रशांत किशोर को लाने से नहीं होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम अक्सर खुलकर ये बात टीवी पर भी कहते हैं और अक्सर हर जगह कहते हैं कि जब तक आप नीति नहीं बनाएंगे, जब तक सारे सेंसिटिव कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर एक स्टैंड नहीं लेंगे जिन पर बीजेपी आपको घेरती है, तब तक आपकी एक दिशा तय नहीं होगी। आशुतोष, क्या प्रशांत किशोर ने ये जो प्रपोजल दिया है, एक स्पेशल एडवाइजरी कमेटी बने, सारे इंपॉर्टेंट फैसले ले और जो वो फैसले ले वो CWC से अप्रूव हो जाए, और ये बहुत छोटी सी एक एडवाइजरी कमेटी बने, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं कि इसमें गांधी परिवार के अलावा बहुत कम लोग रहें। क्या इसका मतलब कांग्रेस बदलने वाली है आशुतोष? संकेत यही है क्या? कांग्रेस माने कि इसमें नई बात क्या है? मेरा सवाल यह है कि इसमें नई बात क्या है? नई बात तो कुछ भी नहीं है। कांग्रेस में कोर कमेटी होती है जो हमेशा फैसले करती है, उसके बाद जब कोई औपचारिक फैसला करना होता तो CWC उसके फैसले करती है। देखिए, मैं 2-3 बात कहने जा रहा हूं और मुझे लगता है कि मैं शायद इस मीटिंग में मैं ऑड मैन आउट हो जाऊं। पहली बात यह है कि जो एक कंपनी होती है और कंपनी हर 2 महीने बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद एक मार्केट सर्वेयर को बुला के लाती है, उससे कहती है भाई इस कंपनी के अंदर क्या दिक्कतें हैं। आप वो 3-4 महीने आते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। उस रिपोर्ट पर इंप्लीमेंटेशन होता है, उस रिपोर्ट पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। अगर मार्केट सर्वे करने वाला या कंपनी के बारे में स्ट्रेटजी बनाने वाला अगर वो सोचे कि कल मैं इस कंपनी का CEO बन जाऊं क्योंकि मैं ही तो सारी स्ट्रेटजी बता रहा हूं, इस कंपनी में दिक्कत क्या है, या मैं ही मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाऊं, तो फिर वो क्यों नहीं बन जाते? तो 2 चीज बड़ी बुनियाद फर्क करनी पड़ेगी। पहली बात यह कि जो लोग ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर राजनीति में नहीं थे, प्रशांत किशोर ने 3 बार राजनीति में कोशिश की, तीनों बार वो असफल साबित हुए। पहली बात, जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार को बुरी जीत मिली तो उसके बाद कुछ महीनों तक उन्होंने नरेंद्र मोदी की टीम का हिस्सा बनने की कोशिश की और अंत में बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, उसके बाद वो वहां से हटा दिए गए और उसके बाद फिर वो पोलस्टरिंग में आ गए।
कुछ समय के बाद जनता दल यूनाइटेड में चले गए, वहां पर भी उन्होंने अपने आप को पेश किया कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं और मैं नीतीश कुमार का सक्सेसर हूं, और उसके बाद फिर वहां भी बड़े बेआबरू होके उनको वहां से निकाल दिया गया। फिर उन्होंने बिहार के अंदर एक फ्रंट फ्लोट किया, और उस फ्रंट फ्लोट करने के बाद उनको समझ में आ गया कि ये मुझसे चलने वाला नहीं, तो वो बंगाल चले गए। तो जो लोग ये कहते हैं कि वो जो है वो राजनीति में आएंगे और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बदल जाएगी, वो अगर कांग्रेस पार्टी में आएंगे तो कांग्रेस पार्टी की इससे बड़ी कमजोरी नहीं हो सकती है। उसका कारण है पॉलिटिक्स जो है इंस्टिंक्ट से चलती है, पॉलिटिक्स के रिफ्लेक्सेस होते हैं। पॉलिटिक्स जो कोई आदमी जो मार्केट सर्वे करता है या आपको एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बना के आपको कम्युनिकेशन देता है, आपको फीडबैक देता है, पॉलिटिक्स उससे नहीं चलती है। पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी करते हैं। नरेंद्र मोदी के आने के पहले भारतीय जनता पार्टी क्या स्थिति थी, या अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद कौन सी स्थिति थी? तब भी बड़े बड़े पोस्टर आते थे और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते थे। भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ 1951 में बनी थी, 3 सीटें मिलकर आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, सुंदर सिंह भंडारी, तमाम बड़े बड़े स्टालवर्स के बावजूद 1984 में 2 सीटों पर आप भी वही बात कह रहे हैं जो रामकृपाल जी कह रहे हैं, नीति नहीं, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, सुंदर सिंह भंडारी, जो भी आपके राजीव जेटली जी कह रहे थे, क्या खोटे सिक्के थे क्या? अगर इस पैमाने पर जाएंगे तो इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। राजनीति में एक समय होता है और उस समय के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार संघर्ष किया, और भारतीय जनता पार्टी 1991 में पहली बार 89 में रेकनिंग में आई, तो अपनी वजह से नहीं आई थी। उसके लिए उसे बाला साहब देवरस और भावराव देवरस को धन्यवाद देना पड़ेगा, जिन्होंने राम मंदिर को मुद्दा बनाया, विश्व हिंदू परिषद ने गांव-गांव सिलाए भेजी, तब भारतीय जनता पार्टी आई। आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी में स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, दरअसल उनको भारतीय राजनीति की समझ थोड़ी कम है। अकेला अगर स्ट्रेटजिस्ट कोई भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई पैदा हुआ तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिन्होंने अपने बल पर 2014 सीटें लेकर आई। उसमें आरएसएस की भी भूमिका थी, और उसी भारतीय जनता पार्टी को जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक खत्म हुआ संगठन था, उसको अमित शाह ने सोशल इंजीनियरिंग करके 72 सीटें लेकर आए। तो वहां पर भी प्रशांत किशोर कर सकते हैं क्या? दूसरी बात, राजनीति के अंदर चुनाव लड़ना और सलाहकार होना, ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं। बहुत बड़े बड़े स्ट्रेटजिस्ट जब चुनाव लड़ते हैं तो जमानतें जब्त हो जाया करती हैं। तो जो लोग इस मुगालते में है कि प्रशांत किशोर आएंगे और भारतीय कांग्रेस पार्टी में बदलाव हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी उनको एक मामूली जनरल सेक्रेटरी के तौर पर रख ले तो बहुत बड़ी बात होगी, या वाइस प्रेसिडेंट बना दे तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि उनका राजनीति धरातल के ऊपर राजनीति करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। अर्जुन सिंह, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने अपने आप को प्रूव किया पॉलिटिकल पर्सन के तौर पर। नहीं ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सुकेश, मैं शुरुआत चाहता हूं आप यहां से करें। अब तक पोल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर, एक सेकंड में आ रहा हूं रामकृपाल जी, पोल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर, कंसल्टेंट के तौर पर किसी पार्टी को, नेता को सलाह देना और चुनाव में गाइड करना एक अलग मसला है। पर इस बार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होकर एक नेशनल रोल क्यों मांग रहे हैं? अगर ये खबर सही है तो क्यों चाहते हैं कि वो शामिल होके और पार्टी को गाइड करें, कंसल्टेंट के तौर पे ना करें? देखिए, वो पार्टी में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, वो चाहते हैं नहीं चाहते हैं, इस पे कोई औपचारिक पुष्टि तो नहीं है। नहीं। जो वो चाहते हैं वो ये है कि उनका एक बिगर रोल हो। देखिए, बाय नेचर शुरू से जो जिसने भी उनको देखा है, उनकी स्ट्रैटेजी को जिसने भी ट्रैक किया है, तो इतना मालूम है कि वो कंट्रोल फ्रीक है। मैं थोड़ा एग्जांपल दे दूं, टीएमसी से शुरू करता हूं। टीएमसी में गए, अब टीएमसी, और ये खुद भी कहते हैं प्रशांत किशोर, कि कोई पार्टी जमीन पे हो, लड़ती हुई रहे, संघर्ष करती हुई रहे, उसकी स्ट्रैटेजी बनाने में वो मदद कर सकते हैं। कोई किसी सोई हुई पार्टी को वो सत्ता में पहुंचा देंगे। इसलिए बार बार कह रहे थे वो कि नरेंद्र मोदी की अपनी पॉपुलैरिटी है। उन्होंने बंगाल चुनाव के दौरान भी कहा कि 100 सीटों तक पहुंचेगी बीजेपी, ये एक बड़ा जंप होगा। तो वो अपने आप को एक स्ट्रैटेजिस्ट मानते हैं कि वो स्ट्रैटेजी मैं बना सकता हूं अगर आप जगे हुए रहे तो। टीएमसी को देखिए, टीएमसी को असिस्ट करने गए तो उन्होंने अपनी चलाई। वो किसी भी नेता के साथ जब डील करते हैं तो 1-to-1 डील करते हैं कि मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा, मुझे फुल फ्रीडम चाहिए। जेडीयू पे आ जाइए, जब वो नीतीश कुमार के साथ काम करने गए 2015 के चुनाव में, तो फुल फ्रीडम थी, उन्होंने जो करना चाहा। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो असिस्ट करने गए थे जेडीयू को, लेकिन लालू प्रसाद यादव भी उस दौरान हर चीज के लिए पीके को फोन लगाओ, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। वाईएसआर, ये सब रीजनल पार्टियां हैं,
मैं आपको बताऊं, टीएमसी एक रीजनल पार्टी है, जेडीयू एक रीजनल पार्टी है, वाईएसआर को असिस्ट करने गए एक रीजनल पार्टी है, डीएमके एक रीजनल पार्टी है। इन रीजनल पार्टीज को असिस्ट करना उनके लिए आसान था। अब आप कहेंगे कि उन्होंने बीजेपी को भी असिस्ट किया है। उन्होंने बीजेपी को असिस्ट कभी नहीं किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी की जो नीतियां थी, उनका जो एक अपने आप को पब्लिक के बीच ले जाने का एक मंत्र जो था, उसको दरअसल प्रोपगेट करने में उन्होंने मदद की। वो नरेंद्र मोदी को असिस्ट कर रहे थे, वो बीजेपी को असिस्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस को भी असिस्ट किया है, लेकिन कांग्रेस को असिस्ट नहीं किया है, अमरिंदर सिंह को असिस्ट किया है। वो उस जमाने में अमरिंदर सिंह की पार्टी थी। अब एक नेशनल पार्टी के लिए कोई ऐसा रोल देना कि आप जनरल सेक्रेटरी और जो कहा जा रहा है किसी कमेटी का, और ऐसा कमेटी बना के उनको इंचार्ज बना दो, ये बड़ा मुश्किल होता है एक। इसीलिए बीजेपी में उसके बाद वो नहीं चल पाए। नेशनल लेवल पे बीजेपी एक इतनी बड़ी पार्टी है, उसका इतना बड़ा काडर है कि वहां वो रोल उनको नहीं मिल सकता था। कांग्रेस में भी ये रोल मिलना मुश्किल है, और जो वो रोल चाहते हैं कि उनके बीच में कोई ना हो। अगर राहुल गांधी इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, तो वो राहुल गांधी से डील करें, और राहुल गांधी को जो वो कहे वो राहुल गांधी मान लें। अच्छा, वो जनरल सेक्रेटरी, अच्छा, इसीलिए शामिल होने की बात आ रही है क्या? क्योंकि कंसल्टेंट की बात तो नेता के ऊपर होती है, माने या ना माने, और नेता के आसपास और भी बहुत सारे नेता होते हैं जो कंसल्टेंट की बात को खारिज करने में, मुझे लगता है, अंडर प्ले करने में, डाउन प्ले करने में भूमिका निभा सकते हैं। मुझे लगता है कि उनकी दिलचस्पी शामिल होने में नहीं है बीजेपी में। अगर आप माफ कीजिएगा, कांग्रेस में अभी कोई नेशनल लेवल का जनरल सेक्रेटरी बन जाए, अभी मैं अचानक से पूछ दूं विनोद जी से कि कितने जनरल सेक्रेटरी हैं, सबके नाम बताएं, तो वो नहीं बता पाएंगे। और ये नहीं, बीजेपी में भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बीजेपी में लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं, अमित शाह को जानते हैं, और उसके बाद नड्डा को जानते हैं। जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि वो एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी नहीं बनना चाहते, वो उससे बड़ा रोल मांग रहे हैं। वो जो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मेरी जानकारी के मुताबिक उस बड़े रोल को डिफाइन ऐसे करिए कि वो ऐसा रोल चाहते हैं कि जो वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो जाए, रिवाइवल के हो लिए जाए। और वो वही बात आशुतोष, वही बात रामकृपाल जी कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं कि नीति बदलनी पड़ेगी। तो प्रशांत किशोर शायद यही चाह रहे हैं कि अगर नीति कांग्रेस की बदलवानी है, खासतौर से उन संवेदनशील मुद्दों पर जिस पर वो हमेशा गिरते हैं बीजेपी के सामने, तो इसीलिए वो शायद ये चर्चा चल रही है कि मैं कांग्रेस में शामिल होना चाहता हूं, एक स्पेशल एडवाइजरी पैनल बने, उसमें गांधी परिवार रहे, मैं रहूं, या सेलेक्ट बहुत छोटी कमेटी हो, बहुत सेलेक्ट नेता रहें, हम एक नई नीति बनाएं। मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता। मैं प्रशांत किशोर को जितना जानता हूं, जो मेरी बातचीत हुई है उसके आधार पे मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि प्रशांत किशोर हमेशा की तरह एक ऐसा रोल चाहते हैं जिसमें उनको चैलेंज करने वाला कोई ना हो। आज कांग्रेस ऐसी स्थिति में है जहां उसको उस भंवर से निकालने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका थोड़ा करिश्माई वो हो। इनका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है, जिस तरीके से एक नैरेटिव पीके में करिश्मा तो है। नहीं, पीके मैं मास करिश्मा की बात नहीं कर रहा हूं। मास करिश्मा की तो सवाल नहीं, ब्रांड तो है। वो एक ब्रांड क्रिएट जितवा के आते हैं, वो ब्रांड क्रिएट करते हैं माना। लेकिन ब्रांड क्रिएट उसका होगा ना, जैसे ममता बनर्जी एक ऑलरेडी एक क्रिएटेड ऐसी नेता हैं जिनकी जमीन पे पकड़ थी, उसको धो पोछ के उन्होंने बिल्कुल एक चमका के उन्होंने पेश कर दिया। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता थे जो जिनका करिश्माई नेतृत्व उस समय बीजेपी में था और बहुत हद तक अभी भी है। उसको उन्होंने इस तरीके से सामने पेश किया कि लोगों को लगा कि हर मर्ज की दवा। मैं इसको इस तरह देखना कांग्रेस में मैं इसको इस तरह देखना चाहता हूं, और अक्सर बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि जब वो बहुत सारी कामयाबी हासिल कर लेते हैं, उसके बाद वो नया चैलेंज चाहते हैं। वो कहते हैं, जैसे हम बड़े बड़े कलाकारों को नहीं देखते हैं विनोद जी, रोल बदलते हैं। वो कहते हैं कि नहीं यार, ये हो गया, ये वाले रोल मैंने बहुत कर लिया, मैं बहुत चैलेंजिंग रोल करना चाहता हूं। कहीं प्रशांत किशोर उस चैलेंजिंग रोल के लिए तो खुद को तैयार नहीं कर रहे कि मैंने जीतती हुई पार्टियों को तो बहुत जिता दिया, अब मैं हारी हुई पार्टी को जिंदा करके दिखाना चाहता हूं। और वो लगे हुए हैं लगातार, कभी शरद पवार से मिल रहे हैं, कभी राहुल गांधी से मिल रहे हैं, गांधी परिवार से मिल रहे हैं, और अब ये खबर आना कि स्पेशल एडवाइजरी पैनल फिर वो सारे फैसले ले। नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में मैं एक बात बताऊं, सुकेश जी भी जानते हैं, जब मैं प्रशांत किशोर से पहली बार मिला था, और ये तब की बात है जब उन्होंने नीतीश कुमार को ज्वाइन किया था। नीतीश कुमार पार्टी नहीं ज्वाइन की थी, उनका एज ए कंसल्टेंट उनका काम लिया था 2015 में। और वो दौर था नीतीश कुमार बहुत डिमोरलाइज थे, बुरी तरह से लोकसभा हार गए थे, बाजा बच चुका था, जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था, और कोई नहीं कह रहा था कि नीतीश कुमार का रिवाइवल होगा। तो केसी त्यागी घर में प्रशांत किशोर से हमारी मुलाकात हुई। मैंने पूछा कि आपने मतलब क्या आपको लगता है, क्या आप ऐसा नरेंद्र मोदी को छोड़ के अब नीतीश कुमार के पास जा रहे हैं जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं लोकसभा चुनाव के बाद?
तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा था जिससे उनकी आप भाव को समझ सकते हैं, उनकी मानसिकता को। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने नीतीश कुमार को ज्वाइन किया है, मोदी को क्यों छोड़ा, वो अलग अलग कारण है, लेकिन एक चीज मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि क्या मैं आंधी के साथ था या मैंने आंधी क्रिएट की, वेदर आई वॉज विद द स्टॉर्म और आई क्रिएटेड द स्टॉर्म। तो मैं अब इसलिए यहां आया हूं। तो जो आपने कहा बड़ा रोल और जो सोई हुई पार्टी को जगाने का या मरी हुई पार्टी हो सकता है खुद को चैलेंज करते हैं। हालांकि इस पर उत्तर प्रदेश में वो फंस चुके हैं। जब कांग्रेस का उन्होंने काम लिया था तो ये चैलेंज हुआ था, और उसके बाद फिर वो सारा लेकिन उस समय विनोद जी, उस समय ये कहा जाता है और ये क्लियर है, बहुत सारी खबरें भी आई थी कि उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया। मैं खुद वही बातें नहीं मानी गई, वही कहने जा रहा हूं। बहुत सारे सुझाव उनके रिजेक्ट कर दिए गए, फ्री हैंड नहीं दिया गया। उनको लेकर जो वो है उनका, वो इसी वजह से उनका जो मूल योजना थी, अगर वो मूल योजना कार्यान्वित हो जाती तो निश्चित रूप से सफल होते। मेरी एक जानकारी है कि वो प्रियंका गांधी को एक बड़ा ब्रांड हमेशा मानते रहे। अप्रैल 2016 से 2017 में ही प्रोजेक्ट करना चाहते थे। अप्रैल 2016 से प्रियंका को लाना चाहते थे राजनीति में, और उसके बाद अक्टूबर में उसको प्रोजेक्ट करके वो तैयारी थी, जिसको नहीं माना गया, और बहुत सारी चीजें नहीं मानी गई। बहुत उनकी जो बस यात्राएं थी रोक दी गई। वो सारा कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गजों ने जो है उनको कैसे रोका है, स्कटल किया, वो अलग चीज है। और फिर एक बात और भी है, सचिन तेंदुलकर हर मैच में थोड़ी सेंचुरी बनाता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर है ना वो डॉक्टर हर ऑपरेशन। आप सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं, लेकिन आशुतोष पता नहीं, आशुतोष बड़े नाराज रहते हैं प्रशांत किशोर से। आशुतोष की अपनी राय सही, लेकिन मैं एक प्रशांत नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले क्या थे? सिर्फ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। और कितने लोग उनको जानते थे, और कितने लोग उनकी प्रतिभा जानते थे, और कितने लोग उनकी प्रतिभाओं को लेकर कायल थे। हम लोग जानते थे, बीजेपी कवर करते थे। लेकिन जिस दिन नरेंद्र मोदी बने उसके बाद से नरेंद्र मोदी ने पीछे हट के नहीं देखा, और आज नरेंद्र मोदी कहां पहुंच गए। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे आशुतोष हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, या प्रशांत किशोर हो, या सुकेश हो, कोई भी हो, वो व्यक्ति मौका मिलने पर पद का कैसे इस्तेमाल करता है उस पर तय होता है। ये नहीं होता कि अब एनटी रामाराव तो फिल्मी हीरो थे, नाचते गाते थे, लेकिन तूफान पैदा कर दिया उन्होंने। जयललिता ने पूरा एमजीआर के बाद पूरी। आशुतोष हल्के में मत लीजिए, उसके बाद आचार्य जी आ रहा हूं आपके पास। आशुतोष, आप प्रशांत किशोर को बहुत हल्के में लेते हैं भाई। खारिज मत करिए आप। हाँ, खारिज मत करिए उनको। क्या पता कांग्रेस को जगा दें, वो रिवाइव कर दें, अगर उनकी नीतियां मान ली जाए। हाँ। मानक मुझे लगता है कि आप लोग मेरे लोग का अनफेयर। मैं ना किसी का विरोधी हूं, ना मैं किसी का समर्थक हूं। मेरा साफ तौर पर एक आकलन है। विनोद जी भी सब लोग बड़ी बातें कर रहे थे। क्या 2015 में बिहार के अंदर नीतीश कुमार अगर अकेले चुनाव लड़ते तो क्या मुख्यमंत्री बन जाते? क्या लालू यादव और नीतीश कुमार साथ है, वो लालू यादव का मूव था, लालू यादव नीतीश कुमार साथ है और मुख्यमंत्री बन गए। 2016 में जब ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी तो 212 सीटें उनको मिली थी, तब कहां थे प्रशांत किशोर? 2015 में अरविंद केजरीवाल ने अकेले चुनाव लड़ा था, और सातों लोकसभा की सीटें हारने के बाद जब दरवाजे पे जब जाते थे वोट मांगने के लिए, लोग दरवाजे पे उनके दरवाजा बंद कर देते। मैंने अपनी आंखों से देखा है, यह हालत थी उनकी दिल्ली के अंदर। लेकिन 67 सीटें वो जीते, और जब 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए तो 62 सीटें जीते प्रशांत किशोर वहां पे। सवाल है प्रशांत किशोर का नहीं है, सवाल इस बात को लेकर यह है कि पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट बहुत महत्वपूर्ण सवाल होती है। जो पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट अर्जुन सिंह के पास थी, जो पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट नरसिम्हा राव के पास थी, जो पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट इंदिरा गांधी के पास थी, वो पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट आपको नेता बनाती है और पार्टी को खड़ा करती है। मैं नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा क्रिटिक माना जाता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है वो हिंदुस्तान में पिछले 30-40 सालों में किसी के पास नहीं है। आशुतोष ठीक है, ओके, उसकी वजह से जब 2001 में मुख्यमंत्री बने थे तो किसको पता था कि पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो मेरा कहना इस बात को लेकर यह है कि पोलस्टर होना, सर्वे करना और एक फीडबैक देना, ये अलग चीजें होती हैं। वो गए तो थे जनता दल यूनाइटेड में, क्यों बाहर हो गए? आपको पूरा मौका मिला, आप क्योंकि आपको पॉलिटिक्स समझ में नहीं आई वहां की, कि जनता दल की पॉलिटिक्स क्या है, इसलिए आप पार्टी से ही बाहर हो गए। आप मोदी की टीम में थे, उससे बड़ा मौका नहीं मिल सकता था। आप क्यों वहां से बाहर हो गए? क्योंकि आपको पॉलिटिक्स समझ में नहीं आई, पॉलिटिक्स क्या चीज होती है। आचार्य जी, तो पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। आचार्य जी, कांग्रेस में टिक पाएंगे क्या प्रशांत किशोर? अगर आ भी गए तो इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है उनके आने का ही विरोध पार्टी में हो रहा हो। टिक पाएंगे? और क्या कांग्रेस की नीतियां बदल पाएंगे? क्योंकि बिना नीति बदले अकेले प्रशांत किशोर भी कांग्रेस को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। देखिए मानक जी, एक तो कंसल्टेंट होना, स्टैटिस्ट होना, ये अलग विषय है, जैसा कि आशुतोष जी भी कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं।
दूसरी बात, सब जितने भी विद्वान हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। मैं दो बातें कहूँगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, प्रशांत किशोर जी आए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे और पार्टी को फायदा होगा, कितना होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन उनके आने से नुकसान नहीं होगा। अब तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रशांत किशोर के अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में आकर कांग्रेस के नेता बनना वो चाहते हैं तो उसमें कांग्रेस को प्रॉब्लम नहीं है, उसमें प्रशांत किशोर जी को बहुत तूफानों से गुजरना पड़ेगा। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि साहब उन्हें एकदम आकर के जनरल सेक्रेटरी बना दिए जाए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, तो गांधी फैमिली के अलावा तो कोई डायरेक्ट जनरल सेक्रेटरी बना नहीं। मुझे याद है या तो राजीव जी बने थे संजय जी की डेथ के बाद में, या फिर उसके बाद राहुल जी बने, और वो भी उससे पहले मेंबर पार्लियामेंट बने, और उसके बाद प्रियंका जी बनी। तो नेहरू फैमिली के अलावा कोई आदमी आकर के जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी बन जाए और उसे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी, चिदम्बरम, आनंद शर्मा, हुड्डा जी, गुलाम नबी आजाद और तमाम तरह के इतने वरिष्ठ नेता हैं, ये सब इस बात को स्वीकार कर लें, पहली बात। इवन सुरजेवाला जी। दूसरी बात यह है कि अगर वो 10 जनरल सेक्रेटरी में एक जनरल सेक्रेटरी बन जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर पाएंगे, और शायद वो चाहते भी नहीं है ये। मुझे जहां तक लगता है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह की पारी खेली है, तो वो चाहेंगे कि कांग्रेस में वो जिस पद पर हैं वो अकेला पद हो, या उनकी एक कमेटी अलग से बने जिसे वो हेड करें। तो मुझे लगता है कि अगर वो वर्किंग कमेटी में लिए जाते हैं तो वहां भी 12-14 वरिष्ठ नेता हैं, तो एक वो भी शामिल हो जाएंगे। और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर उनको पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया जाता, जो कभी जिसकी भूमिका कभी धवन साहब ने निभाते थे, कभी वी जॉर्ज निभाते थे। हालांकि वी जॉर्ज पॉलिटिकल सेक्रेटरी नहीं थे, विंसेंट जॉर्ज, लेकिन एक तरह से माने जाते थे। फिर अहमद पटेल निभाते थे, जीती भाई निभाते थे, जितेंद्र प्रसाद जी। तो ये सब लोग जो थे, सीताराम केसरी जब बने तो मैं समझता हूं तारिक अनवर थे पॉलिटिकल सेक्रेटरी। तो ये पॉलिटिकल लोग थे और पॉलिटिकल प्रोसेस से आए थे। तो जो बाकी नेता हैं वो इनको झेलते भी थे और इनको समझते भी थे और इनसे राब्ता कायम रखते थे। मगर प्रशांत किशोर जी को अगर लाकर के एकदम पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको इतनी सहजता से स्वीकार कर लेंगे। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी होगी। अगर इस तरह से प्रशांत किशोर जी को नहीं लाया जाता है तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर जी शायद नहीं आएंगे। तो अभी जो है मुझे लगता है दिल्ली दूर है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं तो बड़ा मुझे ऐसा सरल होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और एक अंतिम बात कह के मानक जी मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि स्ट्रेटेजिस्ट जो होता है, कंसल्टेंट जो सलाहकार होता है, वो पर्दे के पीछे रहता है। अगर किसी राजा का सलाहकार ये मैसेज चला जाए कि ये जो राजा है ये मूर्ख है, इसे कुछ नहीं पता, ये सलाहकार इसे ज्ञान देता है, तो वो राजा ढक्कन हो जाता है। तो ये बहुत सी चीजें हैं। प्रशांत किशोर जी का इतना बड़ा कद हो चुका है सलाहकार के रूप में, रणनीतिकार के रूप में, कि अब वो जिसके साथ जाएंगे तो जनता में तो राजा फिर ढक्कन हो जाएगा। ओके राजा तो कुछ जानता नहीं है, जो काम करते हैं प्रशांत किशोर करते हैं। हालांकि आपके लिए आज ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं राजीव जेटली, लेकिन फिर भी वेरी बिग पॉइंट कि अगर प्रशांत किशोर की बात कांग्रेस पार्टी मान लेती है, गांधी परिवार मान लेता है और नीतियों पर भी बदलने को तैयार हो जाता है, तो फिर तो मतलब समझ लीजिए एक नई कांग्रेस आ रही है मुकाबले के लिए आपके सामने। नीति का मेरा मतलब, फिर वही बात कह रहा हूं, सारे संवेदनशील मुद्दों पर बदली हुई कांग्रेस, जिन पर आप उन्हें अक्सर घेरते हैं, धर्म हो, राष्ट्रवाद हो या बाकी चीजें हो। मानक जी, कल के डिबेट का सब्जेक्ट दे रहा हूं मैं आपको। कल के डिबेट का सब्जेक्ट यह है कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जिसने 70 साल तक इस देश पे राज किया, जो क्लेम करती है कि हमारे नेताओं ने देश की आज़ादी में भागीदारी दी थी, वो इतनी बुरी तरह से मर चुकी है कि हमने लगभग 42 मिनट की डिबेट एक आदमी के ऊपर कर डाली। क्या वो व्यक्ति उस राजनीतिक पार्टी को जिंदा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? मुझे लगता है आज देखिए 42 मिनट तक आपके एक्सपर्ट, राजनीतिक पार्टी के लोग, सभी लोगों ने एक ही नाम लिया, कांग्रेस का नाम लिया, राहुल गांधी जी का तो नाम ही नहीं ले पाए एक बार भी, जिनको जिंदा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है कि किसी तरीके से इनको जिंदा कर दिया जाए, उनका नाम भी नहीं लिया। तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि इतना पीछे जा चुके हैं राहुल गांधी कि आपकी डिबेट का विषय क्या है। एक व्यक्ति जिसका नाम प्रशांत किशोर है, क्या वो कांग्रेस पार्टी को जिंदा कर पाएंगे? और अगर कर पाएंगे तो उनकी कैसी भूमिका रहने वाली है? आचार्य जी ने तो बता भी दिया, आ भी जाएंगे तो हम उठाकर उनको बाहर फेंक देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर पहले बड़े-बड़े नेता हैं। ओके, मैं समझ गया। सुकेश, अब जाते जाते आपको क्या लगता है, ये कांग्रेस नीतियों पर बदलेगी क्या?
क्योंकि देखिए सवाल वहीं आ रहा है, घूम फिर के वहीं आते हैं हम सब लोग। थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा ओपिनियन में, लेकिन मुद्दा वही है कि जब तक आप नीतियों पर नहीं बदलेंगे, जनता के बीच जनता की नब्ज नहीं पकड़ेंगे, तब तक प्रशांत किशोर को लाने से कुछ नहीं होगा। देखिए, जनता का नब्ज पकड़ना मारक मेरे हिसाब से एक बात है, और सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज आप कह रहे हैं कि उस पर क्या नीति बदलेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक राष्ट्रीय चरित्र है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उन मुद्दों पे अपना नजरिया बदल लेगी रातों रात, क्योंकि राजनीति का नया मिजाज ये कहता है कि बदलो। मुझे लगता नहीं ये होने वाला है। उनका एक लिमिटेड रोल हो सकता है। वो बार बार ये भी कहते हैं कि भाई कोई पार्टी अगर खड़ी हो जाए अपने पैर पे तो वो स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन ये कहना कि कांग्रेस पार्टी तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे जिस पे उसकी राय मायने रखती है, चाहे वो 44 पे हो या 52 पे हो, लेकिन हिस्ट्री में हमेशा लिखा जाएगा अगर बड़े मुद्दों पे, कंट्रोवर्शियल मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी की जो राय अभी है वो उसको बदल लेती है। तो वो बदलने से मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी में बड़ा धड़ा ऐसा होगा जो ऐसा उसको करने नहीं देगा। प्रशांत किशोर भी ऐसा करवा पाएंगे या करने देने के लिए कहेंगे, ऐसा नहीं लगता है। हाँ, प्रशांत किशोर ऐसा जरूर है कि उनको लगता है कि ये नई राजनीति का दौर है। अपना एक लोगों के बीच एक ऐसी छवि प्रस्तुत करना जिसमें ऐसा लगे कि ये नैरेटिव, नया नैरेटिव क्रिएट कर देना जिसमें एक नायक बन जाए, वैसा करने में वो मदद कर सकते हैं। इससे ज्यादा उनकी भूमिका होनी है। एक लाइन में प्रशांत किशोर उस डॉक्टर की तरह काम करेंगे। ठीक तो मरीज को होना है, डॉक्टर का काम दवाई देना है, डायग्नोस करना और उसको सही तरीके से उसका इलाज करना है। ठीक तो मरीज को होना है। अगर कांग्रेस पार्टी ठीक होना चाहेगी तो ठीक हो जाएगी, नहीं होना चाहेगी तो जो उत्तर प्रदेश में हुआ फिर वही हो जाएगा। ओके, ऑल राइट, ओके। अब देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं ना, अब धीरे धीरे ये अटकलें तेज होती जा रही हैं और कहीं से डिनायल नहीं आ रहा है, इसीलिए हम इस पर डिबेट भी कर रहे हैं। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या ये बात कुछ आगे बढ़ती है, क्या वाकई प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होते हैं, कांग्रेस के नेता उन्हें स्वीकार करते हैं, क्या रोल दिया जाता है, पता लग जाएगा। बहुत शुक्रिया लेकिन आज इस इन डेप्थ डिस्कशन के लिए आपका। आचार्य प्रमोद कृष्णम, राजीव जेटली, आशुतोष, रामकृपाल जी भी थे, विनोद जी, सुकेश, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।